Hello guys, welcome back to our channel part 1 of Rebirth in Villainous. Chapter 1 Death a Rebirth। इस वक्त एक लड़की दिल्ली के ट्रैफिक में फंसी हुई थी। उसे लड़के ने पोनीटेल बनाई हुई थी और उसने बिजनेस सिर्फ पहना हुआ था। वह लड़की किसी बिजनेस डील के लिए अपनी कंपनी जा रही थी। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसका स्टाइल उसे और भी ज़्यादा एलिगेंट बना रहा था। और इस वक्त वह ट्रैफिक में फंसी हुई थी, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। उसे लड़की ने इरिटेट होते हुए अपने आगे बैठे ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर अंकल ये ट्रैफिक कब हटेगा, मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ड्राइवर ने उसे लड़की की बात पर जवाब देते हुए कहा, अवनी मैम साहब आप खुद ही देखिए ना, हमसे आगे भी और भी गाड़ियां ऐसे ही फंसी हुई है। आप तो जानते हैं ना ये दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है। अभी हमें यहाँ और 1 घंटा लगेगा। अवनी ड्राइवर की बात सुनकर अपने आप से बोली, क्या यार साली किस्मत ही खराब है। क्या यार अवनी तुझे आज का ही दिन मिला था ये मीटिंग रखने के लिए, इससे अच्छा तो मैं चोपर से चली जाती, कम से कम आधे घंटे में अपना ऑफिस के छत पर तो होती। अनअम्यूज्ड 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 अनअम्यूज्ड। चलो कोई नहीं, अब 1 घंटा यही गुजरा है तो क्यों ना मैं अपनी फेवरेट नोवेल पढ़ लूँ। इतना कहकर अवनी ने अपने बैंक से अपनी फेवरेट नोवेल वल निकाली और उसे पढ़ना शुरू किया। यूं ही समय बीतता रहा और अपनी नवल में पूरी तरीके से खो चुकी थी। उसे नोवेल पढ़ते 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 वक्त का पता ही नहीं चला। अवनी जब नोवेल पढ़ रही थी तब उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ नजर आ रही थी। अवनी ने अपनी नवल को जोर से बंद किया और गाड़ी के बाहर फेंक दिया। अवनी गुस्से से अपने आप से ही बातें करते हुए बोली, बकवास, बहुत ही ज़्यादा बकवास, अरे मैं तो कहूँ बकवास से भी ज़्यादा बकवास। कोई कैसे इतनी वाहियात और बकवास नॉवेल लिख सकता है भाई। मतलब इसके जैसी नवल ना मैंने आज तक नहीं पढ़ी। और सबसे ज़्यादा वाहियात से भी वाहियात करैक्टर था जो इस कहानी में वह थी, वह अनाया। मतलब भाई क्या लड़की थी, इससे बड़ी स्टूपिड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब अपने प्यार को पाने के लिए, अपने पागलपन के लिए उसने अपने घुटने तक टेक दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चींदी चींदी कर डाली। और ऊपर से इस बेवकूफ़ लड़की को घटा साल घंटा कुछ भी नहीं आता था। बड़ी आई हीरोइन का रोल निभाने वाली सबसे बड़ी विलन थी ये। और आजकल के लेखक लोगों को भी ना पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी आना ऑप्शन आप लिखते रहते हैं। बेवकूफ़ कहीं के ना, बंदे को मेरा श्राप लगेगा, इसकी कोई नवल बिके ही ना। गधा कहीं का, उल्लू का पट्ठा कहीं का, बेवकूफ़ कहीं का। पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। अवनी यह सारी बातें खुद से बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने सामने आते हुए ट्रक पर पड़ी और अवनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराहट में आकर ड्राइवर अंकल से कहा, ड्राइवर अंकल गाड़ी मोड़िए या फिर गाड़ी को रोक दीजिए। ड्राइवर अंकल भी घबराते हुए बोले, अवनी बेटा पता नहीं कैसे लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। अवनी शोक में आकर बोली, क्या? अभी अवनी ने इतना ही बोली थी क्या वह ट्रक अवनी की गाड़ी के सामने आ गया और अवनी की पूरी गाड़ी उसे ट्रक के अंदर घुस गई। ड्राइवर अंकल और अवनी दोनों की वहीं पर ही डेथ हो गई। लेकिन तभी अचानक से अवनी के शरीर से कुछ येलो कलर की लाइट्स बाहर आए और वह लाइट आसमान में कहीं गुम हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक अस्पताल के अंदर अचानक से एक लड़की के शरीर में हलचल होने लगी। उसे लड़की ने इस वक्त अस्पताल के कपड़े पहने हुए थे और उसके फेस पर बहुत सारे चोटों के निशान थे और उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुआ था। उसे लड़की का शरीर अचानक ही ऊपर नीचे होने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे लड़के को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। तभी वहां पर खड़ी एक नर्स जब उसने ये देखा तो वह जल्दी से दौड़कर डॉक्टर को बुला कर ले आए। डॉक्टर जब उसे लड़की के पास आए और उसे लड़की का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और जब उसने उसे लड़की का ट्रीटमेंट किया उसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, इट्स मिरेकल, दिस इज़ ए रियल मिरेकल। नर्स ने डॉक्टर की बात को सुनकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, आप इस तरीके से शोक में क्यों लग रहे हैं? तब उस डॉक्टर ने जवाब दिया, जब ये लड़की यहाँ आई थी तब इसका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी मैं इसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन ये लड़की सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की से बचने की, लेकिन मैं इसे नहीं बचा पाया। मेरा मतलब है मैं आधे घंटे पहले जब इस लड़की को देखने आया था तुम मुझे इसकी नब्ज़ नहीं मिल रही थी।
और ना ही मुझे इसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन अभी मैंने इस लड़की को चेक किया, ये लड़की बिल्कुल ठीक है, इसका दिल अभी भी धड़क रहा है और इनफैक्ट इसके सांस भी अब नॉर्मल चल रही है। सच में ये चमत्कार है। वरना आधे घंटे पहले जिस लड़की की मौत हो चुकी हो वह आधे घंटे बाद एकदम नॉर्मल सांसें कैसे ले सकती हो और उसका दिल भी इतना परफेक्टली कैसे धड़क सकता है, ये सच में चमत्कार ही है। इतना कहकर डॉक्टर ने स्माइल करते हुए बिस्तर पर पड़ी हुई उसे लड़की को देखा। उसके बाद डॉक्टर के मन में कुछ आया और उसने नर्स की तरफ देखते हुए पूछा, तुमने इस लड़की के घर वालों का पता लगाया और इस लड़की के एक्सीडेंट के बारे में उसके घर वालों से बात की? डॉक्टर की बात सुनकर नर्स ने अपने सर पर हाथ रखते हुए पछतावे भरी आवाज में कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर, मैं इस लड़की को घर वालों को बताना भूल गई। मेरा मतलब है ये लड़की जिस हालत में हमारे हॉस्पिटल में लाई गई थी उस वक्त इसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं इसका घर वालों का पता नहीं लगा पाए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इस लड़की के बारे में पता लगवाती हूँ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। इतना बोलकर वह नर्स वहाँ से चली गई और डॉक्टर ने फिर से एक बार बिस्तर पर लेटी हुई उसे लड़की को अच्छे से एग्जामिन किया। उसके बाद डॉक्टर ने खुद से कहा, बस कल सुबह तक इस लड़की को होश आ जाएगा, ये लड़की अभी बिल्कुल ठीक है, बस इसे एक हफ्ते तक बेड रेस्ट करना होगा वरना कुछ भी हो सकता है इसके साथ। चैप्टर 2 बदसूरत लड़की। सुबह के 6 बजे हॉस्पिटल वार्ड में बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। तभी उसे अस्पताल वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक नर्स अंदर आए और जब उसने बिस्तर पर सोई हुई लड़की को देखा तो उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख दिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। नर्स अपने आप से बोली, ये लड़की है या फिर कोई चुड़ैल, यहाँ कोई डायन? यह इतनी अजीब क्यों लग रही है? अगर किसी इंसान ने इसे रात को देख लिया तो बेचारा हार्ट अटैक से ऊपर पहुंच जाता। उद्धरण चिन्ह। पता नहीं क्या सोचकर उसे बुद्धि नर्स ने मुझे यहाँ इस लड़की को यह इंजेक्शन देने के लिए भेजा। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे वह तो छोड़ो, मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देख सकती। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। उस बुद्धि नर्स उसको ही बोलती हूँ कि यहाँ के इस लड़की को इंजेक्शन लगा दे, हाँ यही सही है। इतना बोलकर वह नर्स उसे अस्पताल वार्ड से निकल गई। दरअसल कल जो इस लड़की के साथ नर्स थी और इसकी फैमिली का पता लगाने के लिए इसकी हेल्प कर रही थी, वह एक 45 साल की मिडिल एज औरत थी जिसे अपने सभी पेशेंट से हमदर्दी रहती थी। लेकिन यह नर्स अभी नहीं आई है और इसे ऐसे बदसूरत लोगों से सख्त नफरत है। अब बिस्तर पर पड़ी लड़की कैसे बदसूरत है, चलिए जानते हैं। बिस्तर पर जो लड़की लेटी हुई थी उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे और उस टैटूज पर डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए गए थे, जिससे उसे लड़की की रियल स्किन तो दिख ही नहीं रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर रंग बिरंगी टैटूज बने हुए थे। उसे लड़की के गर्दन पर भी एक लड़के का टैटू बना हुआ था और उसने अपने फेस पर बहुत सारा मेकअप कर रखा था, या फिर यूँ कह कि उसे लड़की ने 5 किलो मेकअप अकेले ही अपने चेहरे पर थोप दिया था। उसे लड़की के एक्सीडेंट के वक्त उसका ब्लड और उसका मेकअप दोनों मिक्स हो गए थे, जिससे वह लड़की और भी ज़्यादा अजीब लग रही थी। और उसे लड़की ने अपने बालों में हरे रंग की यानी कि ग्रीन कलर की वीक पहनी हुई थी। उसके दोनों कानों में 10 से ज़्यादा ईयरिंग्स डाले हुए थे, यानी कि कुल मिलाकर उसने 20 ईयरिंग्स पहनी हुई थी। इस कान में 10, दूसरे कान में 10। उसने अपनी नाक को दोनों साइड से छिड़वाया हुआ था और उसने दोनों साइड नोज रिंग पहनी हुई थी और वह भी बहुत बड़ी बड़ी। सच में उसे लड़की को देखकर किसी को भी डिस्कस फीलिंग आ सकती थी। वह लड़की सच में बहुत बदसूरत दिख रही थी, या फिर रुको कि उसे लड़की और चुड़ैल का कंपैरिजन करें तो चुड़ैल उस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत होगी। करीब आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 6:30 बजे उसे लड़की ने कम चाहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद वह उठकर बैठ गई और अपने सर पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे अपने सर पर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस लड़की ने दर्द से करहाते हुए अपने आप से कहा, यह मैं कहाँ हूँ और यह कौन सी जगह है और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। इतना बोलकर उसे लड़की ने फिर से अपना सर पकड़ लिया और उसने अपनी आंखें बंद करके याद किया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था।
उसके बाद उसे लड़की ने अपने आप से ही बातें करते हुए कहा, ओ याद आया। मैं और ड्राइवर अंकल घर में थे और कार के ब्रेक्स फेल हो चुके थे। सामने से एक ट्रक आ रहा था और हमारी गाड़ी उसे ट्रक से टकरा गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ और यह शायद चोट भी मुझे एक्सीडेंट की वजह से ही आई है। वह लड़की अभी खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर गई और उसकी आंखें शौक से फटी की फटी रह गई। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। उस लड़की ने अपने आप से बातें करते हुए कहा, यह मेरे हाथों को क्या हो गया। मेरी स्किन तो बहुत अच्छी थी और मेरी स्क्रीन की जगह एक कलरफुल टैटूज कैसे आ गए मेरे हाथ की जगह पर। और मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, मुझे अलग अलग क्यों लग रहा है। वह लड़की अपने आप से सवाल करती ही जा रही थी। फिर वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी और उसने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उस लड़की ने जब वॉशरूम के आईने में अपनी शक्ल देखी तो वह जोर से चिल्ला उठी, यह मेरे चेहरे को क्या हो गया। मेरे दोनों गालों पर यह इतनी अजीब अजीब से टैटूज किसने बना दिए। औरत और मेरी पूरी बॉडी और यहाँ लगे ताकि मेरी गर्दन पर भी यह टैटूज किसने बना दिए। और मेरे बाल काले में से हरे कैसे हो गए। मैं तो बिल्कुल तोते की तरह लग रही हूँ। इतना बोलकर उसे लड़की ने अपनी रोने जैसी शक्ल बना दी। तभी उसे लड़की को दरवाजे पर नोक होने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे के बाहर वही बुद्धि नस खड़ी थी, वह इस लड़की को इंजेक्शन लगाने आई थी। लेकिन इस लड़की की चीख सुनकर वह दौड़कर वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंची और वॉशरूम का दरवाज़ा नोक करने लगी। नस बोली, बेटा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या कोई दर्द हो रहा है, क्या तुम फिसल गई हो। उस लड़की ने अंदर से जवाब दिया, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वह तो बस ऐसे ही अचानक से सीख निकल गई, आपके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर वह लड़की धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर आने लगी। वो इसलिए धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि उसे पता था उसका इतना अजीब लोग देखकर या तो लोग उसे पर हंसेंगे या तो उसे घिन भरी नज़रों से देखेंगे। नज़ उस लड़की की तरफ देखते हुए बोली, अयाना बेटा अब तुम कैसी हो, अब तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है ना, कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। उसे औरत की बात सुनकर वह लड़की कन्फ्यूज़न से उसे औरत की तरफ देखने लगी। वह लड़की सोच रही थी कि उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है लेकिन कहाँ यह उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में हिट हुआ और उसे याद आया कि अयाना जो वह नोबेल पढ़ रही थी उसकी विलन का नाम है और उसे नवल की विलन का गेटअप भी कुछ ऐसा ही है। अवनी अपने आप से बातें करते हुए मन में बोली, ओह नो हे भगवान, अगर आपको मुझे किधर जन्म देना भी था तो मुझे किसी अच्छी जगह भेजते। अगर अच्छी जगह नहीं भेजना तो कुत्ते, बकरा, गधे, घोड़े, सांप, बिच्छू किसी में भी जन्म देते थे, इस नोबेल की विलेन में क्यों दिया। आपको पता है कि विलन कैसी है और आपको पता है कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। और अगर इसकी तरह ही मेरी डेथ हो गई तो नो 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 भगवान, या आपने क्या किया। ओ नो, लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग। दोस्तों ये हमारी अवनी ही है जिसका जी बर्थ उसकी फेवरेट नॉवल में हुआ है, लेकिन मैं लीड के तौर पर नहीं, एक विलन के तौर पर। और अब से हम अवनी को अयाना ही कहेंगे। चैप्टर 3, पागल लड़की। अयाना को अस्पताल में रहते हुए एक दिन बीत चुका था और अब वह बिल्कुल ठीक थी। हाँ, उसे सर में थोड़े से स्टिचेस आए थे और थोड़े से हाथ में आए थे, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक थी। अयाना इस वक्त अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे अब ये ज़िंदगी जीनी थी, इसलिए उसे अपनी ज़िंदगी समझने के लिए वक्त लगने वाला था। और वह फ़िलहाल अपने वार्ड में बैठे हुए अपने इस ज़िंदगी के बारे में ही सोच रही थी। तभी हॉस्पिटल का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आ गए। अयाना का ध्यान भी डॉक्टर की तरफ चला गया। डॉक्टर अयाना के पास आते हुए बोले, मिस अयाना आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी सिर्फ 2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो गई। सच में आपके जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो। लेकिन फिर भी आपके पूरे 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट करना है। और यह मैंने कुछ मेडिसिन्स आपको लिख दी है, आपको ये भी समय सर लेनी है। और इस वक्त आप बिल्कुल ठीक है, आज के दिन आपका डिस्चार्ज मैं करवा दूंगा। और हाँ, अगले 1 हफ्ते बाद आप फिर से मुझे मिलने ज़रूर आइएगा।
अयाना इस वक्त बड़े ही ध्यान से और शांति से डॉक्टर की हर एक बात सुन रही थी। डॉक्टर की बात खत्म करने के बाद उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, जी डॉक्टर। 1 घंटे बाद अयाना के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो चुके थे और अब उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। उसने हॉस्पिटल ड्रेस को बदलकर अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए, लेकिन उसने अभी भी अपने सर पर वह हरे रंग की वीग पहनी हुई थी और अपने मुंह पर 1 किलो जितना मेकअप लगाया हुआ था। उसे खुद पता नहीं था यह उसने क्यों किया, लेकिन फिर भी उसने ये किया। हरियाणा इस वक्त अपने हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकालकर कॉरिडोर से हॉस्पिटल के एग्जिट की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर में बैठे हुए लोग उसे बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसी लड़की देखी ही नहीं थी। सच में ग्रीन कलर के बालों वाली लड़की मतलब थोड़ा अजीब है। कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे और कुछ लोगों को तो उसे घिन आ रही थी, वह उसे अपनी घिन भरी नज़रों से देख रहे थे। और कुछ लोग उसे देखकर अजीब अजीब तरीके के मुंह बना रहे थे और कुछ लोग उसके इस लोग को देखकर अजीब अजीब से कमेंट पास कर रहे थे। उन लोगों को सच में यही लग रहा था कि यह कोई पागल और सनकी किस्म की इंसान है। हाँ, क्योंकि उन्हीं लोगों के शरीर पर इतनी अजीब अजीब से टैटूस होते हैं। और यहाँ लगी तक कि इस लड़की के तो गाल के ऊपर भी अजीब तरह के टैटूस बने हुए थे। लेकिन अगर यह पहली वाली अयाना होती ना तो उसे इन लोगों से बहुत फर्क पड़ता। लेकिन अभी पहले वाली अयाना नहीं रही, अभी अयाना बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि इस वक्त अयाना के शरीर में अवनी जो है। अयाना उन सबको इग्नोर करके रिसेप्शन के पास गई और वहां से अपने हॉस्पिटल के सारे बिल क्लियर किए। उसके बाद वह अस्पताल से बाहर निकल गई। अयाना हॉस्पिटल से बाहर की तरफ निकल गई और वही सड़क पर खड़ी हो गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, हे भगवान, यह आपने मुझे कौन सी मुसीबत में डाल दिया। आपको पता है वह लोग मुझे कितने अजीब तरीके से देख रहे थे। सच में मेरे पिछले जन्म के 30 सालों में मुझे किसी भी इंसान ने इस तरीके से घूरते हुए नहीं देखा। और अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में जाऊं तो जाऊं कहाँ। इस अयाना के घर तो जा नहीं सकती, पता नहीं इसने कौन सा बखेड़ा खड़ा किया होगा वहां घर पर। उसे भगवान की कोई तो रास्ता दिखाओ प्लीज। अयाना अभी यह सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात आई। अयाना का खुद का एक और फ्लैट भी था जिसमें वह रहती थी। उसके बर्थडे वाले दिन उसके दादाजी ने उसे वह फ्लैट गिफ्ट किया था। अब नहीं ये सोचा कि क्यों ना इस फ्लैट पर चला जाए। अवनी ने इतना सोचकर एक टैक्सी पकड़ी और अपने फ्लैट की तरफ निकल गई। आधे घंटे के बाद वह अपने फ्लैट के सामने मौजूद थी। उसने अपने फ्लैट की चाबी से दरवाज़ा खोला और फ्लैट के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वह फ्लैट के अंदर गई उसकी एक चीख निकल गई, आ। और उसे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा, इसलिए वह जल्दी से वॉश बेसिन के पास गई और वॉमिट करने लगी। अवनी ने वॉश बेसिन के पास अपना चेहरा अच्छे से साफ किया और फिर एक नज़र पूरे फ्लैट को देखने लगी। उसे फ्लैट का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा गंदा और गंदा था। उसे फ्लैट का इंटीरियर लाल रंग से बना हुआ था और उसे फ्लैट के चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ था। बिना वॉश की हुई प्लेट, अंडों के छिलके, चिप्स और मैगी के पैकेट, झूठे बर्तन और भी बहुत सारा कचरा वहां पर पड़ा हुआ था। और उसके साथ में किसी लड़के के पहने हुए शूज, लड़कों का परफ्यूम, लड़के की गंदी पसीने से भीगी हुई शर्ट, 5-6 गंदे रुमाल, प्लास्टिक की वाटर बॉटल, टूटा फूटा हुआ फुटबॉल और किसी के पहने हुए गंदे सॉक्स। ये सारी चीज़ वहां पर पड़ी हुई थी और यह फ्लैट पिछले 2-3 महीने से बंद था, जिस वजह से इस सारे कचरों की बदबू उसे फ्लैट में जमा हो गई थी और साथ में उसे फ्लैट में मकड़ियों के जाले और धूल भी लग चुकी थी, जिस वजह से वह फ्लैट बहुत ही गंदा दिख रहा था। अवनी ने ये सारे चीज़ देखकर गुस्से से खुद से कहा, पाउटिंग 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 पाउटिंग। ये लड़की कसम से पागल थी, पागल, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली पागल और बहुत ही ज़्यादा बड़ी वाली चुटिया। मतलब सच में किसी इंसान को दूसरे इंसान से इतना क्या प्यार हो सकता है कि उसके पहने हुए कपड़े, उसका छुआ हुआ और टूटा फूटा हुआ वह फुटबॉल और यहाँ तक कि उसके गंदे 10-12 दिन तक पहने हुए वह सॉक्स यूं। और ज़रा देखो तो इस लड़की को पूरे फ्लैट को कूड़ेदान बनाया हुआ है और घर की साफ सफाई तो जैसे करनी है इसको आती ही नहीं। छी, कितना गंदा है ये सब कुछ।
और इसने अपने घर में ये भड़कीला सा लाल रंग पूरी की पूरी दीवार में लगाया हुआ है। लाल रंग का इंटीरियर कौन करवाता है भाई? इसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से मैं इस नफरत करती थी। और इससे जो इस कहानी की मैनन लीड और उसके बच्चे के साथ किया वह तो और भी ज़्यादा बुरा था। हे भगवान, अपने कहाँ फंसा दिया मुझे। सबसे पहले तो ये कूड़ा साफ करती हूँ और उसके बाद इस घर को इंटीरियर बदलती हूँ। ये तो अच्छा है कि इसके बाप ने इसको खर्च करने के लिए कार्ड दिया हुआ है जिसकी लिमिट अनलिमिटेड है, वरना पता नहीं मैं यहाँ पर सरवाइव कैसे करती। इतना बोलकर अवनी ने अपना एक फ़ोन निकाला और इंटीरियर डिजाइनर को कांटेक्ट किया, और अवनी ने उन लोगों से कहा कि आधे घंटे में वह लोग उसके फ्लैट पर आए और जैसा वह इंटीरियर चॉइस करती है वैसा यह इंटीरियर वहां पर करके जाए। इंटीरियर डिजाइनर को कॉल करने के बाद अवनी ने सर फैला हुआ कचरा को साफ किया, लेकिन फिर भी उसके घर से बदबू जा ही नहीं रही थी। अवनी ने सोचा कि घर में जब इंटीरियर होगा तो भी धूल और बाकी सारी चीज़ तो होगी ही ना, तो फिर क्यों न इंटीरियर होने के बाद ही मैं इस घर को अच्छे से साफ कर दूं। चैप्टर 4 पिछली जिंदगी। एक दिन बाद अपने घर का इंटीरियर चेंज करते हुए उसको पूरा एक दिन बीत चुका था, और अवनी ने इंटीरियर डिजाइनर को तब तक अपने घर से जाने नहीं दिया जब तक उन लोगों ने इस घर का पूरा इंटीरियर बदल नहीं दिया। और इंटीरियर डिजाइनर भी अवनी के इस अजीब से लुक को देखकर और इसकी सख्त आवाज़ सुनकर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी से जल्दी यह काम खत्म करें और उन लोगों को भी इस टॉर्चर से मुक्ति मिले। इसलिए उन लोगों ने 5 दिन का काम सिर्फ 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया था। इस वक्त इंटीरियर डिजाइनर और अवनी आमने सामने खड़े हुए थे, और इंटीरियर डिजाइनर डरते हुए अवनी के हाथों से अपने किए हुए काम का पेमेंट ले रहे थे, और अवनी को उनकी शक्ल देखकर बहुत हंसी आ रही थी। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल ग्रिन। अवनी से पेमेंट लेने के बाद वह लोग अवनी के फ्लैट से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंग, और अवनी उनकी स्पीड देखकर अपने दरवाजे पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अवनी ने मुड़कर अपने पूरे फ्लैट को देखा, और वह फ्लैट इतना ब्यूटीफुल और यूनिक डिज़ाइन से बना हुआ था जैसे कोई इंसान ब्लैक एंड वाइट से शिफ्ट होकर HD में पहुंच गया हो। अवनी के फ्लैट के अंदर वाइट मार्बल के फ्लोर लगाए हुए थे, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। उसने अपनी दीवारों का कलर रेड से चेंज करके फाइट कर दिया था, यहाँ लगी तक कि उसने अपने सोफ़े का कलर भी वाइट कर दिया था। वह पूरा फ्लैट मॉडर्न प्लस क्लासिकल मिक्स था, जैसे हम फॉरेन मूवीज़ में वहाँ का फ्लैट देखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही अवनी का फ्लैट लग रहा था, या फिर यूँ कहूँ कि उसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अवनी यह सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। अवनी अब अपने कमरे में जा चुकी थी और इस वक्त वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और अपने आप का यह अजीब लुक देख रही थी। अवनी ने खुद से बातें करते हुए कहा, छी यार, इस लड़की का कितना वाहियात लुक है। मुझे सबसे पहले अपने इस लुक को चेंज करना होगा और खुद का मेकओवर भी करना होगा। और ये लड़की कितने अजीब तरीके के कपड़े पहनती है, मतलब सच में ड्रेसिंग सेंस नाम की तो चीज़ ही नहीं थी इस लड़की में। वह तो अच्छा हुआ कि कल के कल ही मैंने इसके सारे कपड़े डस्टबिन में डाल दिया और अपने पसंद के न्यू ब्रांडेड और एलिगेंट जो अच्छे लगे वैसे कपड़े लिए। अवनी, अब तुझे खुद को बदलना होगा, अवनी से अयाना बनना होगा और अपनी इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना होगा। और इसकी शुरुआत आज अभी और इसी वक्त से करती हूँ। उसके बाद अपनी वॉशरूम की तरफ चली गई और फ्रेश होने लगी। वह इस वक्त बाथटब के अंदर बैठी हुई थी और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वह इस नॉवेल की पूरी कहानी को याद कर रही थी। तो चलिए गाइस, मैं आप सबको इस नॉवेल की कहानी बताती हूँ जिसमें इस वक्त अवनी फंसी हुई है। अयाना, जो कि इस कहानी की विलन थी, वह बहुत ही रुड खड़ूस और एक एरोगेंट किस्म की लड़की थी, और घमंड तो उसमें इतना था कि बस पूछो ही मत। वह अपने सामने दूसरे लोगों को पैरों की धूल बराबर मानती थी, और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की सौतेली बहन रिद्धिमा थी। कोष्टक। अयाना के पापा का नाम अभय रायजादा था। उनकी पहली पत्नी रितिका से उनके 3 बच्चे थे, एक बेटा और 2 बेटियां।
उनकी दोनों बेटियां जुड़वा थी। अपनी पहली बेटी का नाम उन्होंने रिद्धिमा रखा और दूसरी बेटी का नाम उन्होंने रूहानी रखा। लेकिन रितिका जी अपनी दोनों बेटियों को जन्म देते वक्त ही गुजर चुकी थी। अपनी दोनों बेटियों को मां का प्यार देने के लिए और अपने बेटे को एक मां का दुलार देने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की अपने ही पापा के दोस्त की बेटी रूप से। रूप जी ने भी रिद्धिमा और रूहानी को और अपने बेटे को मां की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वह उन तीनों को एक मां की तरह ही प्यार करती। और अभय जी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्होंने भी रूप को तन मन और धन से अपनी पत्नी मान लिया था और वह भी उनसे बहुत प्यार करते थे। वक्त बीतने के साथ ही रूप जी प्रेग्नेंट हो गई और यह खुश खबर सुनकर रायजादा परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। एक नया बच्चा अभय जी और रूप जी के जिंदगी में आने वाला था, जिससे वह दोनों भी बहुत खुश थे। एक दिन रूप जी के गोद भराई वाले दिन उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनी। वह लोग कह रहे थे कि अब देखो, सौतेली माँ तो आखिरकार सौतेली ही होती है। अब इसका खुद का बच्चा आएगा, अब तो ये भेदभाव जरूर करेगी, अपने सगे बच्चों से ज़्यादा प्यार करेगी और अपने सौतेले बच्चों को तो कभी देखेगी भी नहीं। रूप जी को उन लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वह उस रात बहुत रोई। उसके बाद रूप जी ने ये डिसाइड किया कि वह अपने बच्चों के जन्म के बावजूद भी वह अपने तीनों बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। और बस थोड़े ही महीना में उनके घर एक नन्ही मुन्नी सी बेटी उनकी अयाना पैदा हुई। रूप जी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों की बात याद आने लगी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी अनाया से ज़्यादा अपने तीनों बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अयाना का ख्याल रखने के लिए एक नैनी हायर की जो हर वक्त उसका ख्याल रखती, और अपने तीनों बच्चों के लिए वह हमेशा खुद जाती। अनाया को ये सारी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रूप की उसकी माँ थी, लेकिन उसके बावजूद वह उससे ज़्यादा अपने बाकी के 3 बच्चों से ज़्यादा प्यार करती थी। अयाना को ये सारी चीज़ देखकर अपने घर वालों से नफरत होने लगी और खासकर रिद्धिमा से, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और उसकी माँ हर वक्त रिद्धिमा का ही ख्याल रखा करती थी। इस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी। अयाना उसके बाद बहुत बदल गई। वह अपने घर के किसी भी सदस्य से ढंग से बात नहीं करती थी। वह सबसे बदतमीजी से बात करती थी। इसलिए उसके पापा अभी नहीं फैसला किया कि वह अयाना को हॉस्टल में डाल देंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। जब 1 साल के बाद अयाना सुधर जाएगी तो वह उन्हें अपने घर वापस ले आएंगे। लेकिन जब अभी की 1 साल बाद अयाना को लेने हॉस्टल गए तो अयाना ने उनके साथ आने से बिल्कुल मना कर दिया। और 12 सालों तक वह वही हॉस्टल में ही रही। और वह वहाँ हॉस्टल में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ बुरे दोस्तों का साथ मिला और वह अपनी नफरत और उन बुरे दोस्तों की संगत में रहकर वह बहुत ही ज़्यादा बुरी बन चुकी थी। इसलिए जब वह 12 साल बाद अपने घर लौटी तो वह सबसे नफरत ही करती रही। उसने कभी किसी से प्यार से बात नहीं की। उसकी दादी, उसके दादा, उसके पापा, उसकी बड़ी माँ, उसके बड़े पापा उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वह अपनी नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसको उन लोगों का प्यार दिख ही नहीं दिया। और वह हर वक्त उन लोगों की इंसल्ट करते रहती, उन लोगों को नीचा दिखाया करती। इस वजह से वह लोग भी अयाना से दूर हो गए। लेकिन एक दिन आर्यन मल्होत्रा उसकी ज़िंदगी में आया और उसने अयाना से बहुत अच्छे से बात की। इस वजह से अयाना को भी उससे प्यार हो गया। लेकिन आर्यन सिर्फ और सिर्फ उसकी सौतेली बहन रिद्धिमा से प्यार करता था। जब अयाना ने आर्यन को प्रपोज किया तब आर्यन ने उसका प्रपोज ठुकरा दिया और उसके ही सामने उसकी बहन रिद्धिमा को लिप्स टू लिप्स किस करने लगा, जिस वजह से अयाना के दिल में उन लोगों के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने कई बार रिद्धिमा को मारने की कोशिश की। उसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से आर्यन ने उसको जेल में डाल दिया। और जब वह जेल से छुट्टी तो उसे दिन आर्यन और रिद्धिमा की सगाई थी, जिसमें अयाना एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन कर गई थी, जिसमें उसके चेस्ट आधे से ज़्यादा दिख रही थी। और उसके ग्रीन हेयर और उसका वह अजीब लुक उसे और भी ज़्यादा गंदा और भद्दा बना रहा था। उसने अपने शरीर से आर्यन को रिझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आर्यन नहीं माना। उसने आर्यन के सामने अपने घुटने तक तेंक दिया, उसके आर्यन के पैरों पर अपनी नाक तक रगड़ी, सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार पाने के लिए। वह उसके प्यार में अपना सब कुछ भूल चुकी थी, अपना शरीर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना वजूद, सब कुछ। उसकी इन्हीं सारी हरकतों की वजह से आर्यन ने उसे अपने बेसमेंट में कैद करके रख दिया।
और अब वह उसे दिन रात लगातार टॉर्चर करता था। आर्यन अपने बॉडीगार्ड से अयाना कर रेप करवाता था और उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करता था। अयाना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके दिमाग की हालत पूरी तरीके से बिगड़ गई। एक दिन वह आर्यन के टॉर्चर रूम से भाग गई। उसने अपने पूरे परिवार, अपनी माँ, अपने पापा, अपने भाई बहन, दादाजी दादी जी और यहाँ तक कि रिद्धिमा और रिद्धिमा के 1 साल के छोटे से मासूम से बच्चे को भी जान से मार दिया। आर्यन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने रिद्धिमा को बहुत टॉर्चर करके उसके बाद उसके पेट में अनगिनत चाकू भोंक के उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया। और उसके बाद आर्यन ने खुद भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके पास अब उसकी जीने की वजह इसकी रिद्धिमा और उसका 1 साल का मासूम सा बच्चा कोई भी नहीं था, इसलिए उसने भी सुसाइड कर लिया। चैप्टर 5 कहानी को बदलना। इस वक्त अवनी बाथटब में लेटी हुई नोवेल की पूरी कहानी को याद कर रही थी। अवनी को ये भी समझ में आ गया था कि इस वक्त वह कहानी के कौन से ट्रैक पर है। ये वही दिन था जब आर्यन और रिद्धिमा की सगाई होने वाली थी और अयाना ने वहां जाकर बहुत ही तमाशा किया था। वह अपने ही आंखों के सामने अपनी सौतेली बहन और अपने प्यार की सगाई होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह रोते हुए वहां से भाग गई और वह रोते हुए रास्ते पर चली गई। उसे कुछ भी होश नहीं था और एकदम से वह किसी ट्रक के सामने टकरा गई और उसका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसके एक्सीडेंट की खबर उसके फैमिली मेंबर में से किसी को भी नहीं थी और अयाना को लग रहा था कि कोई उससे प्यार नहीं करता। वह ठीक होने के बाद अपने परिवार के पास गई और उन सब से बहुत ही ज़्यादा झगड़ी थी। अवनी यह सारी चीज़ सोचते हुए बाथटब से बाहर आए और जब अवनी ने मुड़कर बातें टककर पानी देखा तो वह पूरा काला हो चुका था। ये देखकर अवनी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके बाद वह तुरंत वॉशरूम से बाहर आए और उसने अपना पूरा लुक चेंज कर दिया, मतलब खुद को मेकओवर कर डाला। 1 घंटे बाद इस वक्त अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वह बहुत ही शॉक दिखाई दे रही थी। वह कभी मिरर में खुद को देखते और कभी अपने आप को छूती। उससे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की वह वही लड़की है जो पिछले 3 दिनों से वह देखती आ रही है। पिछले 3 दिनों से वह जिस लड़की को देख रही थी और इस वक्त मिरर में जिस लड़की को वह देख रही थी, उन दोनों लड़की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। पिछले 3 दिनों से वह जिस लड़की को देख रही थी वह ज़मीन पर पड़ा हुआ कीचड़ था और अब आईने में जिस लड़की को वह देख रही है वह आसमान में चमकता हुआ तारा या फिर आसमान में रहता हुआ चांद था। इस वक्त आईने में जिस खूबसूरत लड़की को देख रही थी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। अपने पिछले जन्म में वह खुद ही इतनी खूबसूरत नहीं थी जिसने इस वक्त वह यहाँ लग रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी अवनी यानी हमारी अयाना रायजादा थी। इतनी खूबसूरत तो परी और अप्सरा भी नहीं होती जितनी खूबसूरत अयाना थी। इस वक्त अवनी खुद को आईने में देख रही थी। उसकी पूरी बॉडी में कहीं पर भी अब कोई टैटू नजर नहीं आ रहा था। टैटू के हट जाने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी वह दूध से भी ज़्यादा गोरी स्क्रीन, उसकी वह परफेक्ट पतली कमर और उसकी स्किन बिल्कुल बच्चों जैसी थी जिसे ज़रा से भी हाथ लगाया और तुरंत लाल हो जाए। उसकी वह खूबसूरत काली आंखें और उसके नेचुरल लाल हॉट छोटा सा चेहरा, छोटी सी पतली नाक, परफेक्ट जॉलाइंस और उसकी घुटनों से ऊपर आते हुए काले घने लंबे बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। उसने जो अपने कानों में बहुत सारी इयरिंग्स पहनी थी उन सब को निकाल कर बस एक छोटी सी डायमंड इयरिंग्स पहनी थी उसने। सच में इस वक्त वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती का इस दुनिया से कोई मुकाबला नहीं था और शायद अगर वह अप्सराओं के देश में भी चली जाए तो उसकी जैसी खूबसूरती किसी अप्सरा में नहीं होगी। अवनी ने खुद को देखते हुए कहा, कौन कह सकता है मेकअप की मोटी परत के पीछे, ग्रीन हेयर के पीछे पर टैटू की अतरंगी रंगों के पीछे इतनी खूबसूरत लड़की भी हो सकती है। इसमें पता नहीं क्यों ग्रीन हेयर लगा के रखे थे। इसके काले घने बाल तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लंबे हैं और सॉफ्ट सिल्की है। और इसकी स्क्रीन तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह है। और इसका परफेक्ट छोटा और क्यूट सा चेहरा, इस पर से तो मेरी नज़र ही नहीं है रही। अच्छा हुआ उसे पागल ने अपनी बॉडी पर असली के टैटू नहीं करवाए थे, वह सिर्फ फेक टैटू थे।
क्योंकि उसे दर्द होने से डर लगता था, इसलिए उसने अपने बॉडी पर नकली टैटू लगाए हुए थे, वरना पता नहीं मैं इन टैटू को अपनी बॉडी से कैसे छुड़ा पाती। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इतना कहकर अवनी मुस्कुराने लगी। अब मैं इस कहानी में आ गई हूँ, अब मैं इस कहानी को पूरी तरीके से बदल दूंगी। मैं रिद्धिमा और आर्यन से हमेशा हमेशा दूर रहूंगी। मैं कभी उन दोनों के पास नहीं जाऊंगी। यह मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपनी तरह जीना चाहती हूँ। अयाना, मैं जो गलती की वह गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी, यह वादा है मेरा भगवान से, आपसे भी और खुद से भी। इतना कहकर अवनी खुद को आईने में फिर से देखने लगी। बस यूं ही समय बीतता रहा और बस यूं ही एक हफ्ता गुजर गया और इन एक हफ्तों में अवनी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उसके स्टिचेस भी अब खोल दिए गए थे। उसके सर पर एक छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी अब उसे इतना दर्द नहीं होता था। इन दोनों अवनी ने अपने फ्लैट में और भी बहुत सारी नई चीज़ लाकर रखी। उसे म्यूज़िक बहुत पसंद था, इसलिए उसने गिटार, वायलिन और पियानो जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने फ्लैट में रखे थे। उसे कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने फ्लैट के एक रूम को पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना दिया था, जिसमें उसके टेस्ट की हर एक बुक मौजूद थी। अवनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। उसके पास सब कुछ था। उसके पास सुकून था। उसकी पिछले जिंदगी में, उसके पिछले जन्म में क्या हुआ अब वह कुछ याद नहीं करना चाहती थी। वह अपनी सुकून भरे पलों को जीना चाहती थी, अपने बुक्स में खोए रहना चाहती थी, हर वक्त अपने म्यूज़िक को फिल करना चाहती थी, इस दुनिया को खुलकर जीना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ एक खूबसूरत से मैंशन में इस वक्त बहुत से लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी उसे डाइनिंग टेबल पर हेड चेयर पर बैठे हुए इंसान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसे इंसान ने जब कॉल को पिक किया तो उसे कुछ यह आवाज़ सुनाई दी। आपकी पोती अयाना का एक्सीडेंट हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनते ही उसे शख्स के हाथों से उसका फ़ोन छूटकर इस ज़मीन पर गिर गया और उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। चैप्टर 6, परिवार से मिलना। हेड सीट पर बैठे हुए शख्स ने जब वह बातें सुनी तो उसके हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। फ़ोन गिरने की आवाज़ सुनकर डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सब की नज़र उस शख्स पर चली गई। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ एक इंसान बोला, पापा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ये फ़ोन अचानक से नीचे कैसे गिर गया? उस इंसान की बातें सुनकर भी उसे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस अपने फ़ोन की तरफ ही देख रहे थे। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ दूसरा इंसान उठकर उस फ़ोन के पास आया और उसे फ़ोन को अपने कानों के पास लगा दिया। आपकी पोती अयाना का एक्सीडेंट हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। जब उसे शख्स ने यह बातें सुनी तो उसकी पकड़ फ़ोन पर टाइट हो गई और वह अपने सर्द लहजे में बोला, क्या हुआ उसे? वह कहाँ पर है? वह ठीक तो है ना? उसे कब चोट लगी और उसका एक्सीडेंट कब हुआ? उद्धरण चिन्ह। उस शख्स का लहजा भले ही ठंडा था, लेकिन उसकी आवाज़ में फिक्र थी। आखिर वह भी जानना चाहता था कि उस लड़की के साथ हुआ क्या था। तभी दूसरी तरफ से एक मिडिल एज औरत की आवाज़ आई, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रही थी कि आपकी पोती अयाना का एक्सीडेंट हो चुका है और आज उसके एक्सीडेंट को एक हफ्ता हो चुका है, इसलिए मैंने उसकी खबर पूछने के लिए फ़ोन किया था और आज हॉस्पिटल विजिट के लिए भी आना था, अपने चेकअप के लिए, ताकि हम जान सके कि अब उसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं। उद्धरण चिन्ह। जब उसे शख्स ने यह बात सुनी तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उसने जवाब दिया, वह अब ठीक है और वह कल आ जाएगी अपना चेकअप करवाने। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही उसे शख्स ने बिना सामने वाले की बात सुने फ़ोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। तभी हेड चेयर पर बैठा जो शख्स था वह बोला, हमारी अयाना का एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, वह ठीक होगी भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह शख्स जैसे ही जाने के लिए खड़ा हुआ, दूसरे शख्स ने उनका हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा, उसका एक्सीडेंट हुए एक हफ्ता बीत चुका है और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल चुका है। इन दोनों शख्स की बात डाइनिंग टेबल पर बैठे सारे लोग सुन रहे थे। ये सारी बातें सुनकर कुछ लोगों को हैरानी हुई, कुछ लोगों की आंखों में फिक्र नजर आ रही थी तो कुछ लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी हेड चेयर पर बैठा हुआ शख्स बोला,
अगर उसका एक्सीडेंट हुए 1 हफ्ता बीत चुका है तो पिछले 1 हफ्ते से वह कहाँ है, हमारे पास आई क्यों नहीं? इतना बोलते हुए उसे शख्स की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। तभी उनके पास जो शख्स खड़ा था वह बोला, मुझे पता है वह लड़की इस वक्त कहाँ होगी। आपने जो फ्लैट उसे गिफ्ट में दिया है अपने बर्थडे वाले दिन और जिसे उसने होलिया बिगड़ के रखा है वह इस वक्त वही होगी। और अपनी जीत के चलते वह यहाँ पर आई ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। उस शख्स का लहजा भले ही कठोर था लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ में बहुत फिक्र थी। वह भी यह जानना चाहता था क्या आखिर वह लड़की क्यों यहाँ पर नहीं है, आखिर वह लड़की पिछले 1 हफ्ते से कैसी होगी, उसे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन वह शख्स जाता नहीं रहा था। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ दूसरा शख्स बोला, तो फिर हमें अभी के अभी अयाना के पास जाना चाहिए, वह बहुत दर्द में होगी। उसका एक्सीडेंट हुआ है तो पता नहीं वह अकेली वहाँ पर कैसे रह रही होगी। मैं तो कहता हूँ कि हम सबको वहाँ पर चलना चाहिए। उसे शख्स की बात सुनकर वहाँ पर बैठे कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया और अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर तुरंत ही खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगे। और उनके साथ ही बाकी सब लोगों भी अपना नाश्ता छोड़कर उन सबके पीछे जाने लगे। चलिए जानते हैं आखिर यह सब लोग हैं कौन। शिवराज रायजादा, उम्र 78 साल, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। वह तो यूं सख्त किस्म के इंसान है, लेकिन अपने बच्चों और अपने परिवार से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और ख़ास करके उनकी सबसे छोटा पोती अयाना से। कनक रायजादा, उम्र 75 साल, शिवराज जी की पत्नी। एक हंसमुख स्वभाव की औरत है ये भी अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों से प्यार करती है। कनक जी और शिवराज जी के 2 बच्चे हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा बेटा आदिल रायजादा, उम्र 58 साल, ये बिल्कुल अपनी मां पर गए हैं। इनका स्वभाव की अपनी मां की तरह हंसमुख और चंचल है। ये खुद तो हंसते ही है, साथ में दूसरों को भी हंसाते रहते हैं। तारा रायजादा, उम्र 55 वर्ष, यह एक शांत स्वभाव की महिला है। यह अपने बच्चों से और अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और ख़ास करके अपनी भतीजी अनाया को, क्योंकि बचपन में अयाना को इन्हें ही पाला था। आदिल जी और तारा जी के 2 बच्चे हैं जिनमें से एक बेटा और दूसरी बेटी है। चलिए जानते हैं उनके बारे में। रोहन रायजादा, उम्र 25 साल, ये बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। इनका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा हंसमुख है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। रोहिणी रायजादा, उम्र 23 साल, ये बिल्कुल तीखी मिर्ची है। यह अच्छों के साथ अच्छी रहती है और बुरों के साथ बुरी। ये सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बहन रिद्धिमा से करती हैं। अब बारी है शिवराज जी और कनक जी के दूसरे नंबर के बेटे की। अभय रायजादा, उम्र 53 साल, ये स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान है। गुस्से में ये साक्षात महाकाल बन जाते हैं, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। रूप रायजादा, उम्र 51 साल, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अपने सभी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन अपनी खुद की ही सगी बेटी को हमेशा इग्नोर करती है। उनकी सबसे लाडली बेटी रिद्धिमा है। अभय जी और रूप जी के 4 बच्चे हैं। 3 में से 3 बेटियां और एक बेटा है। रिधान रायजादा, उम्र 23 साल, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम दिखते हैं। सबसे ज़्यादा प्यार अपनी दोनों बहनों से करते हैं, लेकिन ये स्वभाव से बिल्कुल शांत है, लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बन जाते हैं। रिद्धिमा रायजादा और रूहानी रायजादा, ये दोनों जुड़वा है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। रिद्धिमा जहाँ स्वभाव से मासूम है, वही रूहानी स्वभाव से एकदम लाल मिर्च। इन दोनों की उम्र 21 साल है। अयाना रायजादा, उम्र 18 साल, खूबसूरती तो इतनी की जितनी इस पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो। इनको गुस्सा अपने पापा से विरासत में मिला है, लेकिन आर्यन से प्यार करके पूरी तरह बिगड़ चुकी है। रोहन, रोहिणी, रिधान, रिद्धिमा और रूहानी, यह पांचों अपने आप को द रायजादा आर ब्रदर एंड सिस्टर मानते हैं। इन पांचों में बड़ा प्यार है, लेकिन इन सबको अपनी छोटी बहन अयाना से बिल्कुल नहीं बनती। इसलिए अयाना हमेशा इन सब से दूर रहती है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त पूरी रायजादा फैमिली अयाना के घर के बाहर ही खड़ी थी और उनमें से शिवराज जी ने फ्लैट की डोर बेल बजाए। तभी किसी ने उसे फ्लैट का दरवाज़ा खोला और वह सब लोग फ्लैट के अंदर आ गए। जब उन सब लोगों ने फ्लैट का इंटीरियर देखा तो वह लोग हैरान रह गए।
आदिल जी उस औरत को देखते हुए बोले जिसने इस फ्लैट का दरवाज़ा खोला था, हमें माफ़ कर दीजिए, लगता है हम शायद किसी गलत फ्लैट में आ गए हैं। वह औरत उन सब की तरफ देखते हुए बोली, आप सब लोग कौन हैं? और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपको किसका काम है? आदिल जी बोले, वह दरअसल हम हमारी बेटी अयाना को देखने आए थे, लेकिन हमें लगता है कि हम शायद किसी गलत फ्लैट में आ गए हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अभी यहाँ से चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। वह औरत उन सबको रोकते हुए बोली, अरे अरे रुकिए, ये फ्लैट अयाना मेम साहब का ही है, और वह इस वक्त यहीं पर ही है, आप सब लोग बैठे हैं, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर वह औरत वहाँ से चली गई, और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वह चारों तरफ हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी 5 स्टार होटल के एक बहुत बड़े कमरे में आ गए हो या फिर एक बहुत बड़े पेंट हाउस में। वह फ्लैट इफेक्ट इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल, इतना एलिगेंट लग रहा था कि वहाँ पर से किसी की नज़र हट ही नहीं रही थी। तभी उसे फ्लैट के एक रूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और सबकी नज़र उसे दरवाजे की तरफ चली गई, और उसके बाद जॉन सब ने देखा, उन सब की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। चैप्टर 7 एक करारा जवाब। फ्लैट के रूम का दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खोलने के बाद जो लड़की रूम से बाहर आई, उस लड़की को देखकर पूरी की पूरी रायजादा फैमिली शॉक हो गई थी। उसे लड़की को देखकर सबके मन में जो शब्द आया था वह सिर्फ यही शब्द था, ब्यूटीफुल। कमरे से बाहर जो लड़की निकली थी वह इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही थी। उसने बेबी पिंक कलर का टी शर्ट और नीचे वाइट कलर का लोअर पहना हुआ था। उसके आंखों पर ग्लासेस लगे हुए थे और उसने अपने बालों का मैसी सा बन बनाया हुआ था जिसकी कुछ लटें उसके गुलाबी गालों को चुम रही थी, जिस वजह से वह और भी क्यूट और प्यारी दिख रही थी। और उसके गले में लटका हुआ वह हेडफोन जो उसे और भी कुल बना रहा था। वह लड़की भी उन सभी लोगों को कन्फ्यूजन में देख रही थी, वह समझाना चाह रही थी कि आखिर ये लोग है तो है कौन। तभी कनक दादी बोली, सुनो लड़की, तुम कौन हो और हमारी पोती के घर में क्या कर रही हो? आज से पहले तो तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर कनक दादी खुद ही खुद के सवालों का जवाब देते हुए बोली, लगता है तुम अयाना की दोस्त हो और यहाँ पर उसके साथ रहने आई हो क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है। सुनो ज़रा, उसे बुला कर लाओ, हम भी अपनी पोती को देखना चाहते हैं। पता नहीं बेचारी मेरी बच्ची को कितनी चोट आई होगी। इतना बोलते हुए उनकी आंखों में फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। अवनी चुपचाप वहां पर खड़ी होकर उन सब की बातें सुन रही थी, और वह अपने मन में सोचते हुए बोली, क्या ये सारे के सारे लोग पागल हैं या फिर मुझे पागल बना रहे हैं? और यह औरत जो आई है तब से पता नहीं अयाना अयाना कर रही है। मैं इन सब लोगों के सामने खड़ी हूं और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे। इतना सब सोचते सोचते अवनी को तो दिमाग ही खराब हो गया था। कनक दादी के कहने के बाद भी अवनी वहां से बिल्कुल नहीं मिली और वह अपनी ही किसी सोच में गुम हो चुकी थी। ये देखकर कनक दादी को थोड़ा गुस्सा आ गया। कनक दादी ने अपनी कड़क आवाज में तारा जी से कहा, तारा बहू, तुम एक काम करो, तुम रूम के अंदर जाओ और उस लड़की को बाहर लेकर आओ। कनक दादी की इतनी कड़क आवाज़ सुनने के बाद तारा जी ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसके बाद उसे रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब वह रूम के पास पहुंची तब उस रूम के अंदर कोई नहीं था। तारा जी ने पीछे मुड़कर सबसे कहा, माँ, इस रूम में तो कोई नहीं है। तारा जी की बात सुनकर कनक दादी ने तुरंत कहा, तुम एक काम करो, तुम उसे रूम में जाकर वॉशरूम और बालकनी यह सारी चीज़ चेक करो, और रूप बहू तुम भी जाकर इस फ्लैट के बाकी सारे रूम भी चेक करो, जाओ जल्दी। उद्धरण चिन्ह। कनक दादी की बात सुनकर रूप जी और तारा जी ने दोनों ने अपना सर हिलाया और रूम चेक करने चली गई। अवनी अपने हाथ बांधे चुपचाप से खड़ी यह सारा तमाशा देख रही थी। उससे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह बोले तो बोले क्या। अवनी को इस तरह देखकर रूहानी रोहिणी के कान में बोली, देखो तो कितनी बदतमीज लड़की है। हमारी दादी ने पता नहीं इससे कितनी बार पूछा वह लड़की कहाँ है, लेकिन मजाल है जो इस लड़की ने एक भी बार उनका जवाब दिया हो। सच ही कहा है किसी ने, जैसे संगत वैसे ही रंगत।
वहाँ हमारी वह सौतेली बहन बदतमीज और उसी की तरह इसकी ये दोस्त भी बदतमीज। रोहिणी ने भी रूहानी की बात पर सहमत होते हुए कहा, हाँ ये बात तो सही है और तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन इस लड़की में कुछ तो बात है। देखो तो ज़रा इसकी खूबसूरती को, इसके आगे तो तुम्हारी, मेरी और यहाँ लगी तक की रिद्धिमा की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। लेकिन क्या फ़ायदा इतनी खूबसूरती का जब इंसान के अंदर तमीज़ ही ना हो तो सब कुछ बेकार है। वैसे मानना पड़ेगा हमारे सौतेली बहन को भी क्या खूबसूरत दोस्त बनाई है उसने। अभी वह दोनों ये सारी बातें कर ही रही थी कि इतनी देर में रूप जी और तारा जी दोनों वापस आ गए और उन दोनों ने एक साथ कनक जी की तरफ देखते हुए कहा, माँ अयाना कहीं पर भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कनक जी ने उन दोनों की बात दोहराते हुए कहा, क्या कहा तुम दोनों ने, वह लड़की कहीं पर भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तारा जी कनक दादी का सवाल का जवाब देते हुए बोली, हाँ माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसका पूरा रूम चेक किया, किचन चेक किया, वॉशरूम चेक किया और रूप ने भी बाकी सारे कमरे भी चेक कर लिया, लेकिन अयाना कहीं पर भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कनक दादी ने तारा जी की बात सुनकर फिक्र करते हुए बोली, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़की इतनी सुबह पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। कहीं इस लड़की ने फिर से तो कुछ। अभी कनक दादी इतना बोल ही रही थी कि अवनी ने उनकी बात काटते हुए बीच में उन सबको देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस अब बहुत हो गया। मैं कब से देख रही हूँ आप सबको, जो पता नहीं मेरे घर में आकर कौन सा अजीब सा नाटक किए जा रहे हैं। आप सब लोग मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग बेवकूफ़ हैं या फिर मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। टेल मी विच वन इज़ राइट। कब से आकर आप लोग यहाँ पर तमाशा खड़ा कर रहे हैं। मैं खुद अयाना आप सब के सामने खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोग मेरे ही घर में मुझे ही अलग अलग कमरों में जाकर ढूंढ रहे हैं, जबकि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अवनी ने इतना सब कुछ बोलकर एक लंबी सांस ली। बाकी सब लोग अब पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। वह सब लोग आंखें फाड़े एकटक बस अयाना को ही देख रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे करते करते पूरी 5 मिनट बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी उन सब लोगों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। वह अभी भी सिर्फ और सिर्फ अयाना को ही देख रहे थे। अयाना को उन सभी लोगों के घूरने से अब इरिटेशन हो रही थी और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वह गुस्से में बोली, आप सब लोग अभी कुछ बोलेंगे भी या फिर ऐसे ही मुझे घूरते रहने का इरादा है। आप सब लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे मैंने आप सबको स्टैचू कह दिया हो और आप सब लोग स्टैचू बन गए हो। पिछली 5 मिनट से आप सब लोग मुझे घर रहे हैं जैसे मैं इंसान ना हो कि कोई एलियन या फिर कोई भूत पिशाच हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयाना की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उन सबको नींद में से होश आया हो और वह बेचारे इधर उधर देखने लगे। पहले तो उनमें से किसी को भी यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अयाना है, लेकिन जब उन लोगों ने उसके आवाज़ सुनी तो वह सब पहचान गए कि आखिर उनके घर की ही बेटी है, क्योंकि वह लोग उसकी आवाज़ कभी नहीं भूल सकते थे। रोहन ने अयाना की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम सच में अयाना ही हो? वह ऐसे पूछ रहा था जैसे उसे अभी भी शक हो कि सामने खड़ी लड़की अयाना नहीं बल्कि कोई और है। अयाना ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो अयाना हूँ ही नहीं बल्कि मैं तो उसका भूत हूँ, और देखो भूत होने के बावजूद भी मैं तुम सबको दिखाई दे रही हूँ। अयाना का जवाब सुनकर रोहन थोड़ा झेप गया। रूहानी अयाना की तरफ देखते हुए बोली, ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कब करवाए और किससे करवाए? अयाना ने रूहानी की बातों का करारा जवाब देते हुए कहा, यार एक बात बताओ, तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? 12th में भी तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे और नीट में भी तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आया था। कहीं तुमने ये सारे रिजल्ट पैसे खिलाकर तो नहीं बनवाया ना? रूहानी को अयाना की बात सुनकर अब गुस्सा आ गया। अब गुस्से से बोली, यह क्या बकवास कर रही हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब कुछ कहने की? तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं 12th में और नीट में इतने अच्छे मार्क्स लाने का पीछे का रीजन यह है कि मैंने उन सबको पैसे खिलाए हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अयाना ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम सुन रही हो और जो तुम सोच और समझ रही हो। अभी 1 हफ्ते पहले तुम्हारी बहन की सगाई के वक्त ही मैं तुमसे मिली थी, राइट? और तभी मेरा चेहरा वैसा था और अब मेरा चेहरा ऐसा है।
और इस एक हफ्ते में मैं किसी डॉक्टर के पास गई और उस डॉक्टर ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। वाह क्या बात है, क्या कहानी बनाई है तुमने अपने दिमाग में। तुम सच में डॉक्टर ही हो ना या फिर कोई और हो? एक डॉक्टर होने के बावजूद भी तो मैं यह नहीं पता कि अगर कोई इंसान प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो उसे 1 महीने तक अस्पताल में ही रखा जाता है और 1 महीने के बाद उसके चेहरे पर से पट्टियाँ निकाली जाती है। और तुम कह रही हो कि 1 हफ्ते के बाद मेरा चेहरा पूरी तरीके से बदल गया। सच स्टूपिड यू आर। रोहन फिर से बीच में बोला, अच्छा अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई तो फिर तुम ऐसे कैसे हो गई? अयाना ने रोहन के सवालों का जवाब देते हुए बोली, मैंने अभी कहा ना कि मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाए। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और रही बात मेरे पहले के चेहरे में और आपके चेहरे में, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने मेकअप लगाना छोड़ दिया है और अपने कानों में जो मैं भर भर के इयररिंग्स पहनती थी वह भी मैंने निकाल दी है। अपने हरे बालों को भी मैंने निकाल दिया है और मेरी पूरी बॉडी पर जो टैटू थे वह तो बस यूं ही बने हुए थे, उसे तो मैं साबुन से नहाए और वह सारे के सारे निकल गए। मैं अयाना ही हूँ और मैं हमेशा से ऐसे ही दिखती थी। फ़र्क और बात सिर्फ इतनी सी है कि पिछले 12 सालों से आप सब लोग मुझसे दूर रहते थे, इसलिए आप मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए। आज जिंदगी में पहली बार अयाना उन सब के सामने इतना बोली होगी। और आज अभय जी को अपनी बेटी को ऐसे देखकर बहुत प्राउड फील हो रहा था, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। आज वह बहुत ही प्राउड के साथ है, कह सकते थे कि यह लड़की उनकी बेटी है। आज अपनी बेटी को ऐसे देखकर उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी जो ध्यान से देखने पर ही पता चल सकती थी। अयाना उन सब की तरफ देखते हुए बोली, ये सारी बातें छोड़िए, आप सब लोग मुझे ये बताइए कि आप सब लोग इस वक्त इतनी सुबह यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। अयाना की बात सुनकर शिवराज दादाजी बोले, बेटा हमें पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और हम इस बात से बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, इसलिए हम तुम्हें यहाँ देखने के लिए तुम्हारे घर पर आ गए। उद्धरण चिन्ह। अयाना शिवराज दादाजी की बातों पर तंज कसते हुए बोली, क्या बात है दादाजी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही जल्दी मुझे देखने के लिए आ गए? जहाँ तक मुझे याद है मेरे एक्सीडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और पिछले इस 1 हफ्ते में आपको कभी भी मेरी याद तक नहीं आई। आपने ये तक नहीं सोचा कि पिछले 1 हफ्ते से आपकी बेटी है तो आखिर है कहाँ? अयाना की यह सारी बातें सुनकर शिवराज दादाजी का सर शर्म से झुक गया। उनको भी ये पता था कि इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उनकी है, उन्होंने कभी भी अपनी पोती पर ध्यान ही नहीं दिया और अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत कभी आती ही नहीं। अयाना की ऐसी बातें सुनकर सिर्फ शिवराज दादाजी ही नहीं, उनके साथ साथ कनक दादी, आदिल जी, तारा जी, अभय जी, रूप जी, उन सबके दिल में दर्द की एक टीम उठी थी। अयाना ने उन सब की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, आप सब लोग मुझे यहाँ पर देखने आए, मेरी खबर पूछने आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। पहले तो अयाना की इस हरकत को देखकर घर में सभी लोग शॉक हो गए, क्योंकि आज तक जिस लड़की के मुंह से प्लीज जैसा शब्द भी नहीं निकला था, आज वह हाथ जोड़कर उन सबको शुक्रिया कह रही है। शिवराज दादाजी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी सख्त आवाज में अयाना से कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए आप अभी और इसी वक्त हमारे साथ रहे, ज़्यादा मेंशन चल रही है। उद्धरण चिन्ह। अयाना ने उनकी बातें सुनकर तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, मैं अब पूरी तरीके से ठीक हूँ, मेरे एक्सीडेंट को हुए 1 हफ्ता बीत चुका है और अब मैं एकदम अच्छी हूँ। आप सबको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवराज दादाजी ने फिर से एक बार अवनी से बात करते हुए कहा, हमने आपसे पूछा नहीं है, हमने आपको बताया है कि आप भी हमारे साथ मेंशन चल रही है और अगर आप नहीं आई तो हम आपसे आपका ये घर छीन लेंगे। इससे बेहतर है कि आप चुपचाप हमारी बात मानकर हमारे साथ मेंशन चलिए। उद्धरण चिन्ह। अयाना शिवराज दादाजी की बात सुनकर नकारते हुए बोली, ये तो गलत है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? अयाना कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिवराज दादाजी बोल उठे, ये हमारा आखिरी फैसला है, आप हमारे साथ मेंशन चल रही है और हमें कोई भी बात नहीं सुनाई। रूप बहू, तारा बहू, आप जल्दी से जाइए और अयाना का सामान पैक कीजिए, वह अभी और इसी वक्त हमारे साथ हमारे मेंशन चल रही है।
दादाजी की बात सुनकर वह दोनों वहां से चली गई और अग्नि भी अपना मन मारकर इरिटेट होकर उन सबको देखने लगी। चैप्टर 8 पैनिक अटैक। शिवराज दादाजी के कहने के बाद ताराजी और रूप जी ने अयाना का सारा सामान पैक कर लिया था। जब वह दोनों सामान पैक कर रही थी तब उन दोनों को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जब से उन दोनों ने उस लड़की को देखा है तब से वह बड़े ही अतरंगी तरह के कपड़े पहनती हैं और आज उसका वार्डरोब इतना शानदार और एलिगेंट लग रहा है कि जैसे किसी मॉडल का वार्डरोब हो। कुछ देर बाद सारा सामान पैक हो जाने पर पूरी रायजादा फैमिली इस वक्त बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई थी। शिवराज दादाजी ने अयाना की तरफ देखते हुए कहा, चलो बेटा कार में बैठो। शिवराज दादाजी ने इतना ही कहा था उससे पहले अयाना ने अपनी बात कहना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके साथ आपकी कार में तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। मेरे पास मेरी खुद की कार है, मैं उसे चला कर ही मैंशन आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अयाना की बात सुनकर रोहिणी ने उसे तंज कसते हुए कहा, ओ अच्छा, तुम्हारे पास खुद की कार है, क्या बात है। वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं, ये जो कार तुम खुद की कह रही हो ना, वह मेरे चाचू के पैसों से ही तुमने खरीदी है। ओके अयाना, मैंने रोहिणी की बातों का एक करारा जवाब देते हुए कहा, वैसे तुम्हारे पास एक ब्लैक मर्सिडीज है, राइट? और जहां तक मुझे याद है वह तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बर्थडे वाले दिन खरीदी थी। तो फिर उस हिसाब से वह कार भी तुम्हारी नहीं हुई, आखिर वह कार तो तुम्हारे पापा कोई पैसों की ही हुई ना। और दूसरी बात, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों में से नहीं हूं जो अपने बाप के पैसों पर ऐश करती हो। ये जो कार तुम देख रही हो ना, वह मेरी ही है, तुम्हारे चाचा जी के पैसे से तो मैंने बिल्कुल नहीं खरीदी। और तुम्हें तुम्हारे चाचा के पैसों की इतनी ही फिक्र हो रही है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चाचा के पैसे मुझ पर खर्च होकर बर्बादी हो रहे, तो एक मिनट, ये लो तुम्हारे चाचा का वह क्रेडिट का जो उन्होंने मुझे दिया था, यह मैं अभी तुम्हारे चाचा को वापस दे रही हूँ। इतना कहकर अयाना ने वह क्रेडिट कार्ड अभय जी के हाथ में जाकर रख दिया। और अयाना की बातें सुनकर रोहिणी का चेहरा तो पूरी तरीके से काला हो चुका था, क्योंकि आज तक उसे पहले कभी भी इस तरीके से किसी ने बात नहीं की थी। जाहिर सी बात है, कोई उसे कुछ बोलेगा तो बुरा तो लगा ही था। शिवराज दादाजी अयाना की तरफ देखते हुए बोले, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? और तुम ये क्रेडिट कार्ड वापस क्यों दे रही हो? हमारे घर के हर बच्चे के पास उनका क्रेडिट कार्ड है जो उनके माँ बाप ने ही उन्हें दिया है। और अब अभय तुम्हारा बाप है, अपने माँ बाप के पैसों पर बच्चों का पूरा अधिकार होता है, इसलिए तुम्हें ये क्रेडिट कार्ड वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अयाना मैं उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं दादाजी, मुझे इस क्रेडिट कार्ड की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड वापस दिया है। और दूसरी बात वह क्या है ना, इस घर के कुछ लोगों को बड़ी ही चीड़ मच रही है क्योंकि मैं उनके घर के पैसे जो उड़ा रही हूँ, इसलिए मैंने एक क्रेडिट कार्ड आपको वापस दे दिया, क्योंकि अब आपके घर के पैसे घर में ही रहेंगे, फालतू की चीज़ों पर खर्च नहीं होंगे। क्यों, सही कहा ना मैं रोहिणी दीदी? उद्धरण चिन्ह। अयाना की बात सुनकर सब लोग रोहिणी की तरफ घूरकर देखने लगे। उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर रोहिणी ने यह बात कही भी कैसे, क्योंकि उसके खुद के पास भी अपने पापा का ही क्रेडिट कार्ड था। सब लोगों के ऐसे देखने की वजह से रोहिणी ने अपना सर शर्म से नीचे झुका लिया। शिवराज दादाजी ने अयाना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अयाना बेटा। शिवराज दादाजी कुछ बोल पाते उससे पहले ही अयाना ने उनकी बात बीच में ठोकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे वह क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आप अपने पैसे अपने पास ही रखिए। और अगर आप मुझे सच में वह क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं तो फिर मैं मेंशन नहीं आ रही। अब चॉइस आपकी है, आपको क्या चाहिए, मैं मेंशन वापस आ जाऊं या फिर आप मुझे एक क्रेडिट कार्ड दे। अयाना की बात सुनकर अब दादाजी भी कुछ नहीं बोल सके। और अब अयाना अपना लगेज लेकर अपनी गाड़ी में रख दिया और बिना किसी की तरफ देखे अपनी कार में जाकर बैठ गई और मेंशन की तरफ ड्राइव करने लगी। उसके पीछे पीछे परिवार के बाकी सदस्य भी निकल गए। कुछ देर बाद अयाना अब मेंशन पहुंच चुकी थी और वह जब वहां पर आए तब मेंशन की खूबसूरती को देख रही थी। मेंशन में इंटर होते ही एक बड़ा सा फाउंटेन, उसके लेफ्ट साइड कार्स रखने का गराज, राइट साइड पर एक बहुत बड़ा गार्डन जहां पर तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल लगे हो, और उसके बीच में एक बड़ा सा दरवाज़ा जहां से मेंशन में इंटर कर सकते हो।
यह मैंशन खूबसूरत था, लेकिन अवनी ने अपने पिछले लाइफ में जो मैंशन बनाया था वह इससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि अवनी की पसंद को टक्कर दे सके ऐसी किसी की भी पसंद नहीं थी। इस वक्त घर के सभी मेंबर्स हाल में बैठे हुए थे, क्योंकि वह लोग अभी अभी ही मैंशन पहुंचे थे। अयाना उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। शिवराज दादाजी बोले, बेटा आप अपना सामान किसी नौकर को दे दीजिए, वह आपके कमरे में पहुंचा देगा। उद्धरण चिन्ह। अयाना ने उनकी बातों पर जवाब दिया, जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह मेरा सामान है, मैं खुद इसे लेकर जा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई और बाकी सब लोग सिर्फ उसे देखते रह गए। दादाजी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बच्ची इतनी क्यों बदल गई है? पहले तो हमेशा मुझसे प्यार से बात करती थी, हमारे आगे पीछे घूमती रहती थी, हमारे प्यार के लिए तरसती रहती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हम उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। इतना सब कुछ बोलते वक्त शिवराज दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे और उनके साथ उनकी पत्नी कनक की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वही अभय जी और रूप जी भी एक दूसरे को देख रहे थे। रूप जी अयाना की माँ थी। अयाना हमेशा हो उनके प्यार के लिए तरसती रहती थी, इसलिए ना जाने उसने कितनी गलतियां की और कितनी बचकानी हरकतें भी की, लेकिन आज उनकी खुद की ही बेटी ने उन दोनों को आंख उठाकर भी एक बार भी नहीं देखा, और यही बात उन दोनों को दिल ही दिल में खाए जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब अयाना अपने कमरे में पहुंची और उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस चक्कर ही आने वाले थे, क्योंकि उसे फिर से वही देखने को मिला था जो उसने फ्लैट में देखा था। अजीब तरीके के कलर की दीवारें और उनका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बेकार था। अयाना ये सब कुछ देखकर नीचे गई और उसने देखा कि सब लोग यूं ही चुपचाप खड़े हुए थे। उसने उन सभी लोगों को इग्नोर किया और दादाजी के पास आकर उनसे बोली, दादाजी मैं गेस्ट रूम में रह रही हूँ, मेरा ये जो कमरा है मुझे उसका पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज करना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए, अब मेरे लिए किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुला दीजिए, मैं अपनी पसंद से अपना रूम डिज़ाइन करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पहले तो दादाजी को उसकी बात सुनकर थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि यह उनकी यही पोती थी जिसने अपने कमरे का हाल बेहाल कर दिया था, और अब उनकी यही पोती उनसे जाकर यह कह रही है कि उसे अपने कमरा बदलना है क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रहा। इसलिए वह थोड़ा शॉक होकर अयाना को देखने लगे। अयाना उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, अब आप कुछ बोलेगी भी, या फिर इसके लिए भी पैसे मैं ही दूं, या फिर आप मेरे कमरे का रीडिज़ाइन नहीं करवाना चाहते तो मुझे बता दीजिए। दादाजी उसकी बात पर बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, वह कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बड़े से बड़ा इंटीरियर डिजाइनर तुम्हारे कमरे के लिए बुलाएंगे और तुम्हें जो भी पसंद हो अपने कमरे में वह करवा लेना, ठीक है? दादाजी की बात सुनकर अयाना ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और वहां से गेस्ट रूम की तरफ चली गई। अवनी गेस्ट रूम में गई, वहां पर उसने अपना सामान अनपैक किया, वह गेस्ट रूम में सेट होने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना लंच भी गेस्ट रूम में ही किया था। इतना सब कुछ करने के बाद और अपने सर पर चोट लगने के बाद उसका सर अब थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था, इसलिए वह अब सो गई। रात के 8 बजे डिनर टाइम। अवनी इस वक्त भी सो रही थी क्योंकि उसे मेडिसिन्स के हाई डोज चढ़ते रहते थे, इसलिए वह अब तक सो रही थी। तभी अवनी का दरवाज़ा नॉक हुआ, इसलिए अवनी की नींद खुल गई। उसने ध्यान दिया कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, इसलिए वह अपने बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा तो उसके सामने एक नौकर खड़ी हुई थी जिसे अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। वह नौकर अवनी से बोली, अयाना मैमा आपको सब नीचे डिनर के लिए बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अयाना ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, ठीक है अभी तुम जाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयाना के इतना कहने के बाद वह नौकर वहां से चली गई और अवनी खुद भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब अयाना डाइनिंग टेबल पर आई, उसने देखा कि इस वक्त पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। अयाना भी उन सब के पास आए और वहीं पर बैठ गई। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर खरीदने में बहुत सारी चीज़ रखी हुई थी। सलाद थे और कुछ हेल्दी डिशेज थी, लेकिन ये सारी चीज़ हमारी अवनी को कहाँ पसंद।
लेकिन कुछ और चीज़ भी थी डिनर में, उसमें से बैंगन का भरता था, बूंदी का रायता था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये सारी चीज़ देखकर तो हमारी अवनी के मुंह में पानी ही आ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बैंगन का भरता और वह बाकी सारी चीज़ अपने प्लेट में डालने लगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने हाथों को बीच में ही रोक दिया। उसने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों की तरफ देखा। सब लोग इस वक्त खाना खाने में बिजी थे। अवनी को अब गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से से अपने मन में बोली, कैसे लोग हैं ये सब? क्या इनमें से किसी एक का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ? क्या इनमें से किसी को भी नहीं पता कि अयाना को बैंगन से एलर्जी है? अच्छा हुआ मुझे ये याद आ गया, वरना अगर मैंने इस बैंगन को खा लिया होता तो दूसरे दिन में शमशान घाट पर होती। उद्धरण चिन्ह। अवनी को इस वक्त भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन खाने में उसकी पसंद का कुछ भी नहीं था और जो उसे पसंद आ रहा था उससे उसको एलर्जी थी। और इस वक्त उसे बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, इसलिए उसको लड़ने का भी बिल्कुल मूड नहीं था, वरना वह इस बात का हंगामा जरूर खड़ा करती। अयाना डाइनिंग टेबल से उठी और उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अयाना वहाँ से जाने को हुई कि दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बेटा, ऐसे कैसे? आपको भूख नहीं है? आप ऐसे खाना छोड़कर नहीं जा सकती, इससे अन्न का अपमान होता है। और दूसरी बात, आपको मेडिसिन्स भी लेनी होती है, इसलिए आपका खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए यहाँ आए और बैठकर खाना खाए। उद्धरण चिन्ह। अयाना दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे पता है दादाजी, मुझे मेडिसिन्स लेनी है और मैं अन्न का अपमान नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे कब दवाई लेनी है और कब नहीं लेनी, इस बात का मैं अच्छी तरीके से ख्याल रख सकती हूँ। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र होती तो आप मुझे खाना खाने के लिए नहीं बोलते। शिवराज दादाजी अयाना की तरफ देखते हुए बोले, यह आप कैसी बातें कर रहा है बेटा? आप हमारी पोती है और हमें आपकी फिक्र हमेशा ही लगी रहती है। और यह आप क्या कह रही है कि मैं आपको खाना खाने के लिए नहीं बोलना? मतलब? इतना बोलते वक्त शिवरात्रि की आवाज़ में थोड़ी सी फिक्र थी। अयाना दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, दादाजी, बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर जो ये सूप और सलाद रखा हुआ है यह मुझे नहीं पसंद, और जो बाकी का खाना रखा हुआ है उससे मुझे एलर्जी है। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपको सच में यह नहीं पता कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है और किस चीज़ से एलर्जी नहीं है? अयाना की बात सुनकर शिवराज दादाजी का चेहरा सच में शर्म से झुक गया था, क्योंकि उनकी पोती उनसे 12 सालों तक बाहर रही थी, इसलिए उन्हें सच में यह नहीं पता था कि उनकी पोती को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। उसको ये भी नहीं पता था कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है। शिवराज दादाजी पछतावे भरी आवाज़ से बोले, बेटा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें सच में नहीं पता था कि आपको इन सारी चीज़ों से एलर्जी है। आप थोड़ी देर रुकिए, हम दूसरा खाना बनवा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। अयाना उनकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे कमरे में बस एक दूध का ग्लास भिजवा दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। इतना कहकर अयाना अपने कमरे की तरफ चली गई। और अब वहाँ पर कुछ लोगों को तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन कुछ लोगों का अब खाने का बिल्कुल मन ही नहीं था, इसलिए वह लोग भी डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए थे। रात के करीब 1 बजे। इस वक्त सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अवनी भी अपने कमरे में सो रही थी। उसके पास एक दूध का गिलास आया और उसने अपनी मेडिसिन ली और उसके बाद वह सो गई। लेकिन अब अवनी का पूरा शरीर उसके बिस्तर पर यहाँ वहाँ घूम रहा था। अवनी का पूरा शरीर इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। अवनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों में ब्लैंकेट को जोर से पकड़ा हुआ था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और वह नींद में ही अपने आप में कुछ बड़बड़ रही थी, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे मत मारो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए अपनी जोर जोर से रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने सालों का दर्द एक साथ उसके दिल से बाहर निकल रहा हो। Loudly crying, 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 loudly crying. Chapter 9 जलने के निशान।
इस वक्त रात के 1 बजे अभय जी अपने स्टडी रूम में बैठे अपने मीटिंग की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था और यह उनकी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए वह अब तक जाग रहे थे। अभय जी खुद से बातें करते हुए बोले, फाइनली प्रेजेंटेशन बन गई। रात के 1 बजे बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द सोने जाना चाहिए। कल सुबह भी जल्दी उठकर ऑफिस में जाना है और सबको प्रेजेंटेशन समझानी भी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अभय जी ने अपना लैपटॉप शटडाउन किया और अपने स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जाने लगे। अभय जी अभी अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उनको किसी की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। अभय जी खुद से बोले, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतना बोलकर वह इधर उधर देखने लगे। यह आवाज़ तो शायद अयाना के कमरे से आ रही है, लेकिन वह भी इस वक्त रात के 1 बजे वह रो क्यों रही है? मुझे उसे देखने जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर अभय जी अयाना के कमरे की तरफ बढ़ गए। अभय जी ने जैसे ही अयाना के कमरे का दरवाज़ा खोल वह एकदम हैरान रह गए, क्योंकि अयाना इस वक्त पूरी तरीके से पसीने में भीगी हुई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह जोर जोर से रो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही हो। अभय जी अयाना के ऐसी हालत देखकर तुरंत उसके पास गए और उसे जगाते हुए बोले, अयाना अयाना बेटा उठो, देखो यहाँ पर कोई नहीं है। यह मैं हूँ, तुम्हारा पापा। बेटा प्लीज़ उठो, तुम रो क्यों रही हो? अयाना बेटा उठो। उद्धरण चिन्ह। अभय जी के उठाने से अयाना का रोना और भी तेज हो गया और वह चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ दूर हटो, सब मुझसे दूर हटो प्लीज़। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अभय जी की आंखों में आंसू आ गए। वह अयाना को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अयाना अब बेकाबू होती जा रही थी। अयाना की ऐसे हालात देखकर अभय जी तुरंत नीचे गए और सभी फैमिली मेंबर को बुलाने लगे, माँ पापा रूप भाई भाभी जल्दी आओ। उद्धरण चिन्ह। अभय जी की इतनी तेज आवाज़ सुनकर घर के बाकी सारे लोग भी उठ चुके थे और उनके साथ ही नौकर भी अब उठ चुके थे। सब लोग एक एक करके लिविंग हॉल में आने लगे और अभय जी से सवाल पूछने लगे। अभय क्या हुआ, इतनी रात को इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अभय जी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, वह अयाना को कुछ हो गया है, वह पता नहीं अजीब सी हरकतें कर रही है, वह रो रही है, वह चीख रही है, वह चिल्ला रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अभय जी की बात से सुनकर घर के सभी लोग अयाना के कमरे की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को अयाना को क्या हो गया। रोहिणी रूहानी के कान में बोली, लो जी, अब इस लड़की को रात में भी चैन नहीं है। पता नहीं अब इसका कौन सा नया नाटक है, रात में भी ढंग से सोने नहीं देती। रूहानी ने रोहिणी की बातों का जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, मुझे तो लगता है कि यह सब उस अयाना की बच्ची का नाटक है, सभी घरवालों की अटेंशन पाने का वह सिर्फ नाटक कर रही है। चलिए चलकर देखते हैं अब आखिर इतनी रात को इस चुड़ैल को क्या हुआ है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह दोनों भी कभी घर वालों के पीछे पीछे अयाना की रूम की तरफ चले गए। अयाना के कमरे में पहुंचकर जब सभी घर वालों ने उसकी हालत देख तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि जैसा अभय जी ने बताया था अयाना की हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उन लोगों ने कुछ ही मिनट में अयाना को नहीं जगाया तो उसकी आत्मा उसका शरीर ही छोड़ देगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर आज तो रूप जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह जल्दी से दौड़कर अयाना के पास गई और उसके सर को अपने सीने से लगाते हुए बोली, अयाना मेरी बच्ची उठ जा, देखो ज़रा अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ही है, अयाना बेटा उठो। इतना कहते हुए रूप जी की आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल गई, क्योंकि आज 18 सालों में पहली बार उन्होंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया था। आज सही महीनों में उनके अंदर की ममता अपनी बेटी के लिए जाग गई थी। नो नो डोंट टच मी, स्टे अवे फ्रॉम मी, प्लीज़ डोंट टच मी, आई बेग योर, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, मुझे छूना मत, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए भी अयाना ना की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रूहानी ने अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ कसकर बंद कर ली थी। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी,
क्योंकि रूप जी ने अयाना को गले लगाया हुआ था। रूप जी अभय जी की तरफ देखते हुए बोली, आप खड़े खड़े सब कुछ देख क्या रहे हैं? आपको मेरी बच्ची की हालत नहीं दिखाई दे रही? जाकर जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन कीजिए। अभय जी को भी उनकी बातें ठीक लगी और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ देर बाद इस वक्त डॉक्टर मैंशन में आ चुके थे। अयाना की रोने भरी आवाज़ अब सिसकियों में बदल चुकी थी, लेकिन उसके आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। डॉक्टर ने उन सबको बाहर जाने का बोला और उसके बाद डॉक्टर अयाना का चेकअप करने लगे। उन्होंने अयाना को एक इंजेक्शन लगाया। उसके बाद अयाना बहुत ही गहरी नींद में चली गई थी और अब वह पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आ चुके थे। डॉक्टर ने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अभय, मुझे आपसे कुछ अकेले में बातें करनी है। अभय जी ने डॉक्टर की बातों पर अपना सिर हिलाया और वह डॉक्टर के साथ दूसरी तरफ चले गए। डॉक्टर ने अभय जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर अभय, क्या आपकी बेटी के सर पर कोई चोट लगी थी? मेरा मतलब है किधर से गिर जाना या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह। अभय जी ने डॉक्टर की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, मेरी बेटी का अभी एक हफ्ते पहले ही एक एक्सीडेंट हुआ है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने अभय जी की बातों पर कहा, नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपकी बेटी को पहले भी कभी चोट लग चुके हैं? 5 से 6 साल पहले, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ। डॉक्टर की बातें सुनकर अभय जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर की बातों का क्या जवाब दें, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि क्या उनकी बेटी का 5-6 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उनकी बेटी तो उनके पास थी ही नहीं। अभय जी ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि 5-6 साल पहले उसके साथ तो कोई एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसका 5-6 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ होगा? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने अभय जी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं पेशेंट को देखकर यह बता सकता हूं कि उसे कहाँ चोट लगी है और वह चोट कितने वक्त पुरानी है। और इस बात से क्या मतलब है कि आपको यह नहीं पता कि 5-6 साल पहले आपकी बेटी का कोई एक्सीडेंट हुआ था? आप अपनी बेटी के लिए इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हैं मिस्टर अभय? डॉक्टर की बात सुनकर अभय जी का सर झुक गया था। उन्हें अब बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि उन्हें पिछले 12 सालों में कभी अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर ने अपनी बात आगे रहते हुए कहा, आपकी बेटी को कोई बीमारी है? जैसे मैंने उन्हें देखा है, उन्हें पक्का कोई बीमारी है। और अभी जो आपकी बेटी के साथ हुआ है, उन्हें पैनिक अटैक आया है। उद्धरण चिन्ह। और इंसान को पैनिक अटैक सिर्फ तभी आता है जब उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। और मैंने आपकी बेटी को ध्यान से ऑब्जर्व किया है। मैंने आपकी बेटी के सर पर एक छोटा सा निशान देखा है, जो ध्यान से देखने पर ही पता चलता है। और मैं वह चोट देखकर बता सकता हूं कि वह चोट अभी की नहीं बल्कि 5-6 साल पहले की है। और मिस्टर रायजादा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपकी बेटी को ध्यान से ऑब्जर्व किया है, उनके पैनिक अटैक को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ बहुत भयानक ऐसा हुआ है जिससे वह आज तक भूल नहीं पाए। और मैं उनके पैरों पर जलने के निशान देखे हैं। उन निशान को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की हो। बाकी का तो मुझे नहीं पता। आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह अपनी बेटी को मेरे हॉस्पिटल लाइए। मैं उनका पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद ही आपको उनकी रिपोर्ट बता सकता हूँ। आखिर उनके साथ क्या हुआ था या फिर क्या हुआ होगा। अभय जी डॉक्टर की बातें सुनकर अब पूरी तरीके से सदमे में थे। उनकी तो आत्मा ही यह बात सुनकर कांप रही थी कि उनकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। आज उनको सही मायने में पछतावा हो रहा था कि काश वह अपनी बेटी को यही अपने पास रखते। काश वह अपनी बेटी को हॉस्टल ना भेजते। काश उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना होता। लेकिन अफसोस, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, इसलिए जो कि बेटी के साथ हुआ अब वह कभी बदला नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी वहां से चले गए और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए थे। लेकिन आज की पूरी रात अभय जी को तो जैसे नींद ही नहीं आई। उनके कानों में अभी भी डॉक्टर की ही कही हुई बातें गूंज रही थी।
आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। आपकी बेटी के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ भयानक हुआ है। आपकी बेटी का 5-6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है। आपकी बेटी को किसी ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की यह सारी बातें सुनकर आज अभय जी को बहुत पछतावा हो रहा था। अभय जी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक आप पूरी दुनिया से और खुद से आज हार गया हो। अभय जी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कहते हैं कि मर्द बहुत ही ज़्यादा पत्थर किस्म के इंसान होते हैं। उनकी आंखों में इतनी जल्दी आंसू नहीं आ सकते। लेकिन आज अभय जी ने जो अपनी बेटी के बारे में सुना है वह सुनकर और वह सोचकर ही अभय जी की रूह कांप उठती है। अभय जी कब तक रोते रहे और कब तक रोते रोते वहीं जमीन पर ही सो गए उन्हें खुद पता ही नहीं चला। चैप्टर 10 बढ़ती हुई धड़कनें। अगली सुबह। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे और भाई हमारी अयाना मैडम तो हाथी घोड़े ऊंट सारे जंगली जानवरों को बेचकर सो रही थी। वह जिस तरीके से सो रही थी उसे देखकर किसी को भी हंसी आ जाए। वह बिस्तर पर पेट के बल उल्टी सो रही थी। इसका एक पैर बिस्तर पर था और दूसरा पैर बिस्तर के नीचे लटक रहा था और उसका पूरा ब्लैंकेट जमीन पर पड़ा हुआ था और थोड़ा सा ब्लैंकेट उसके लटके हुए पैर से टंगा हुआ था और उसके नन्हे से होठों का पाउट बना हुआ था जिस किसी को भी देखकर हंसी आ जाए और प्यार भी। थोड़ी देर बाद सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और वह अपने बेड पर बैठ गई। अयाना ने खुद से कहा, गुड मॉर्निंग अयाना, कितनी प्यारी सुबह है। ये खिड़की से आई हुई सूरज की हल्की सी रोशनी और बाहर यह चिड़ियों का शोर, सच में दिल को शांति मिल रही है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद वह अपने बिस्तर से उठी और जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे ये तक पता नहीं था कि कल उसे कोई पैनिक अटैक आया था या फिर कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा कर गया। इसलिए उसकी अभी की सुबह बहुत ही शानदार हुई थी। अयाना जल्दी से फ्रेश होकर अपने रूम में आई और उसके बाद उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने। उसने वाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसने अपने घुटनों तक आते हुए बालों को एक जुड़े में बांध दिया। आंखों में काजल और हल्का सा होठों पर लिप बाम। उसके राइट हैंड में वॉच। उसने सिर्फ इतना ही किया था लेकिन फिर भी वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शायद किसी की नज़र उस पर से हटे। अयाना जल्दी से नीचे की तरफ जा रही थी। उसने कल रात से खाना नहीं खाया था इसलिए उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी सब लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ उसे ही देख रहे थे। आज वह इतनी खूबसूरत रही थी। कौन सोच सकता था कि इसके गालों पर और जिसकी पूरी बॉडी पर वह टैटू थे, जिसके चेहरे पर 24 घंटे मेकअप रहता था, जिसके बालों में हरे रंग की वीग रहती थी, जो बिल्कुल चुड़ैल और जोकर सी दिखती थी, वह कभी इतनी सुंदर भी दिख सकती है। अयाना जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आए और अपनी सीट पर बैठ गई। सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए थे। डाइनिंग टेबल पर जितने भी लोग बैठे थे उन सब लोगों ने अयाना को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर वह छोटी सी स्माइल और उसका इतना अच्छा लुक देखकर और उसके चेहरे पर एक ताजगी देखकर उन सबको समझ में आ चुका था कि अयाना को कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। अयाना वहां पर चुपचाप से अपना ब्रेड बटर खा रही थी क्योंकि वह से बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तभी अभय जी अयाना को ही तरफ देखते हुए बोले, ब्रेकफास्ट करने के बाद तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो अपना रेगुलर चेकअप करवाने। अयाना ने उनकी बात सुनकर तुरंत जवाब दिया, क्यों? मैं क्यों भला आपके साथ चलूं? भगवान जी ने मुझे 2 पैर दिए हैं, मैं खुद हॉस्पिटल जा सकती हूं और अपना चेकअप करवा कर वापस भी घर आ सकती हूं। मैं छोटी बच्ची नहीं हूं जो मुझे हर वक्त किसी की ज़रूरत हो। अभय जी ने अब थोड़े गुस्से और कठोर शब्दों में कहा, मैंने तुमसे कहा ना मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आ रहा हूं, मतलब आ रहा हूं और इसके आगे मुझे और कोई भी बात नहीं सुननी। अयाना तो पहले अभय जी की बातों को मना करने वाली थी लेकिन फिर उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है अगर आपको मेरे साथ हॉस्पिटल आना है तो आप आ सकते हैं लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अभय जी मैं उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वह 2 शर्तें क्या है? अयाना ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि आप जो मेरा रूम बन रहा है उसका पूरा खर्चा उठाएंगे।
और मेरी दूसरी शर्त यह है कि आज रात आप मुझे यहाँ की 5 स्टार होटल में एक रूम दिलाएंगे, मैं आज रात वहीं पर रुकूंगी। अभय जी ने अयाना की बात सुनकर कहा, तुम्हारी पहली शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी दूसरी शर्त मुझे मंजूर नहीं है। इतना बड़ा मेंशन होने के बाद तुम होटल के रूम में क्यों रुकना चाहती हो? अयाना ने कहा, मैं होटल रूम इसलिए रुकना चाहती हूँ क्योंकि आज से पहले मैं कभी होटल रूम में रुकी ही नहीं। मुझे ना होटल की वाइब बहुत पसंद है, कितनी मिस्टीरियस सी वाइब होती है ना होटल की, इसीलिए आज मुझे मौका मिल रहा है तो मैं होटल में रहना चाहती हूँ। और वैसे भी सिर्फ एक रात की ही तो बात है, मैं थोड़ी ना पूरी जिंदगी भर होटल में रहने वाली हूँ। और हाँ, आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो आपको मेरे साथ अस्पताल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अकेली जा सकती हूँ। अभय जी ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर है। अयाना ने कहा, तो फिर डील। अभय ने कहा, डील। बाकी बैठे सभी घरवाले अब अभय और अयाना को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी पागल को देख रहे हो। एक होटल के रूम के लिए ये दोनों डील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इस वक्त अभय जी और अयाना दोनों हॉस्पिटल में मौजूद थे। डॉक्टर अयाना का चेकअप कर रहे थे। फिर डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट लिया। उसके बाद अयाना को बाहर बैठकर इंतजार करने को कहा। अयाना डॉक्टर के कहने पर रूम से बाहर चली गई और बाहर जाकर एक सीट पर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक माँ और उसके साथ खेल रही उनकी 5 साल की बच्ची पर गई। ये देखकर अयाना के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अभी अयान ये देख ही रही थी कि तभी वह बच्ची खेलते खेलते गिर गई। ये देखकर उसे बच्चों की माँ दौड़कर उसे बच्ची के पास आए और बोली, आध्या बेटा संभाल कर। आध्या दिखाओ मुझे, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? अपनी माँ को चोट दिखाओ। अयाना ने ये सब कुछ देखा और ये देखकर वह कहीं खो गई और उसकी धड़कन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, आध्या 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 आध्या। ये नाम सुनकर अयाना की धड़कन और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने अपनी दोनों हाथ अपने कान पर रख दिए और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई दी और उसकी आंखों के सामने एकदम धुंधले धुंधले से चेहरे नजर आने लगे। ये तुमने क्या कर दिया अयाना? तुमने हमेशा हमेशा के लिए मुझसे मेरी आध्या, मुझसे मेरा प्यार, मुझसे मेरी जीने की वजह मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने मेरी आध्या को मार डाला। मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूँगा। मैं तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए मार डालूंगा। इतना सुनने के बाद ही अयाना ने तुरंत अपने कानों पर से हाथ हटा दिए और उसने अपनी आंखें खोल डाली। इस वक्त उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Rebirth in Villainous.